Namaskar. Today is 23rd of April 2026. This is my second episode. As I spoke yesterday, I will be coming every day to talk to you people and give some updates regarding Bengal elections. But before that I start, I should let you know something. I have got numerous calls and respond from my first episode which I did yesterday. Few of my friends known and few unknown people also touched me and said कि don't use pure English, only English, and आप थोड़ी सी हिंदी भी इसमें, यानी कि जो हम बोलचाल में हिंदी यूज़ करते हैं जिसको आजकल लोग इंग्लिश बोलने लगे हैं, वो यूज़ करें सो दैट जो आम जनता है उसको ढंग से पता लगे, क्योंकि व्यूअर्स आपके सिर्फ ऑस्ट्रेलिया या ओवरसीज़ में नहीं है, आपके व्यूअर्स इंडिया में भी हैं. वेस्ट बंगाल के इलेक्शन जो आई बिलीव इट्स नॉट अ वेरी इजी इलेक्शन. इट्स अ चैलेंज फॉर बोथ द मेन पार्टीज. एज वी नो इट्स अ डायरेक्ट फाइट बिटवीन टीएमसी विच इज़ द रूलिंग वन, और दूसरा है बीजेपी जो कि हमारे सेंटर में है, और बाकी दो पार्टी जो पहले राज कर चुकी है. मैंने थोड़ी सी हिस्ट्री कल बात करी थी कि कांग्रेस और सीपीएम, वो दोनों की हालात ये हैं कि दे आर जस्ट सिटिंग लाइक स्पेक्टेटर्स एंड दे हैव नॉट मच ऑफ प्रेजेंस, और लोग भी उनके ऊपर ध्यान नहीं दे रहे ज़्यादा. जब देश आज़ाद हुआ तो कांग्रेस का बोलबाला था और कोई था ही नहीं, और कोई था नहीं तो फिर कोई हो भी नहीं सकता था. तो कांग्रेस ने राज किया पूरे देश में, करीब हर एक स्टेट में. बंगाल वाज नॉट एक्सेप्शनल, सो बंगाल में भी राज किया. 4 टर्म रही हैं वहाँ पर. उसके बाद बदलाव आया. सीपीएम या मार्क्सिस्ट का प्रेजेंस भारत में शुरू से ही रहा है, बिफोर इंडिपेंडेंस एज वेल. फॉरवर्ड ब्लॉक और मार्क्सिस्ट डायरेक्टली रहे हैं वो लोग, ऐसे नहीं है कि नहीं थे. लेकिन उनका जो एक उद्भाव हुआ, यानी कि जो वहाँ जहाँ से वो लोग रियल में आए, तो वो है अराउंड 70s के आसपास का टाइम. तो उस टाइम ये लोग पावर में आए बंगाल में, और उसके बाद आपको पता ही है कि ज्योतिर्मय बसु जो हमारे थे चीफ मिनिस्टर, उसके बाद बुद्धदेव बनर्जी, इन लोगों ने करीब 34 साल राज किया. 34 या 35 साल, मतलब अराउंड आप कह लो 6-7 टर्म्स राज किया, जो एक रिकॉर्ड भी है हमारे भारत के अंदर. और जब कोई कहते हैं ना कि पानी ज़्यादा देर एक जगह ठहर जाए तो उसमें मतलब गंदगी आ जाती है, उसमें ऊपर शैवाल पड़ जाता है. तो वही हुआ इन पार्टी के साथ. और उसके बाद इन्हीं की पार्टी से, यानी कांग्रेस से ही निकलकर अपना तृणमूल बनी, और ममता दीदी पावर में आई. उन्होंने इनिशियली बहुत मेहनत करी थी, सभी जानते हैं उसको. लेकिन उनको भी अब 3 जो हो गए कंटिन्यूस इलेक्शंस जीतती आई हैं. 15 साल का राज हो गया उनका ऑलमोस्ट. तो वही बात हुई कि 15 साल रहने के बाद सबको ये लगता है कि नहीं, मैं ही हूँ और कोई नहीं है, तो वहीं पे सत्ता उखड़ने की बात आ जाती है. तो बीजेपी ने भी काम किया अपना. 2014 में जब नेशनल लेवल के जब हुए थे हमारे, तो लोकसभा के इलेक्शन हुए थे, तो बीजेपी को बंगाल के अंदर सिर्फ 2 सीट मिली थी. और उसके बाद लोकसभा के इलेक्शन के बाद हमारे बंगाल के स्टेट इलेक्शन हुए. 2016 में बीजेपी को सिर्फ 3 सीटें मिली. तो बीजेपी ने उसके बाद काम किया, काफ़ी काम किया. और 2021 में मेरे ख्याल से बीजेपी को 2021 में कोई 77 सीटें मिली मेरे ख्याल. हाँ, 77 सीटें मिली, जो एक बड़ा जंप था. आप सभी लोगों को पता है कि 3 सीट से 77 सीट पे पहुंचना बहुत बड़ी बात है ये. अब इन 77 सीटों को हासिल करने में बीजेपी ने कहाँ पे क्या काम किया, क्या काम नहीं किया, कहाँ पे चूक हुई जो और ज़्यादा सीट ले सकती थी. क्योंकि इस समय के दौरान में ये जो 2 इलेक्शन हुए हैं, चाहे वो लोकसभा के हों या 3 इलेक्शन लोकसभा के हो गए और 2 इलेक्शन अपने स्टेट के इलेक्शन हो गए, टोटल मेरे ख्याल से 142 सीटें ऐसी रही हैं जिन पे बीजेपी को कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह से बढ़त मिली है, जीत मिली है. तो ये जो एक 142 का जो आंकड़ा उन्होंने किया, इससे उनको एक काफ़ी बड़ी हिम्मत मिली कि हाँ, हम कर सकते हैं, क्योंकि 148 फिर ज़्यादा दूर नहीं है. तो पहले उन्होंने एक
मैक्रो लेवल में काम किया, थोड़े से बड़े मुद्दों को लेकर स्टेट पे काम किया। उन्हें लगा कि ये बड़े मुद्दे सिर्फ पूरे नहीं कर पाएंगे उनकी ज़रूरतें, तो उन्होंने छोटे मुद्दे माइक्रो लेवल पे काम करना शुरू किया, जिसके ऊपर कि बंगाल की पॉलिटिक्स चलती है। आप लोगों को शायद कम लोगों को पता है दैट बंगाल एक्चुअली पॉलिटिकल सिनेरियो हैज बीन चेंज बाय हमारे कम्युनिस्ट पार्टी जब आई तो उन्होंने हर एक लोकेलिटी में क्लब्स बना दिए। तो क्लब पार्टी जो है वही पूरे के पूरे एक बेस बन गई जनता को कंट्रोल करने का, जनता के पास रहने का। शुरुआत में उन्होंने अच्छे काम भी किए, काफ़ी अच्छे काम किए उन्होंने, जो कि लोग चाहते हैं, आम जनता जो चाहती है उस तरह के हेल्पिंग हैंड एक तरह से कह लो। तो उसी हेल्पिंग हैंड को बाद में वो धीरे धीरे गुंडागर्दी में उतर आए और उसी गुंडागर्दी वाले हेल्पिंग हैंड को लेकर ही टीएमसी ने भी राज किया अभी। तो ये जो काम था ये माइक्रो लेवल का काम था और मुझे लगता है कि बीजेपी ने इसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान दिया पिछले कुछ 5 सालों में। उन्होंने भी आम जनता तक पहुंचने की कोशिश करी और उनसे पता किया कि कहाँ विडंबना कहाँ है, प्रॉब्लम कहाँ है, जहाँ पे वो लोग कुछ सॉल्यूशन दे सकें, हेल्प कर सकें लोगों को। और इसके साथ साथ तृणमूल कांग्रेस की बहुत सारी गलतियाँ हुई हैं ऐसे, जिसकी वजह से उनकी अपनी पॉपुलैरिटी गिर गई। ममता राज में और भी काफ़ी प्रॉब्लम हुई। पिछली बारी जैसे इलेक्शन आए थे तो कुछ चीज़ें जीतने के लिए उन्होंने काफ़ी कोशिश करी, ड्रामास भी हुए कि हाथ टूट गया, पैर टूट गया एंड ऑल दैट, सिंपैथी गेन करने के लिए कुछ हद तक काम हुआ। इस साल वो नहीं हुआ क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट ने ऑलरेडी मन बना लिया था कि जो इलेक्शन इतने, जैसे मैंने पिछली बारी भी बोला था पिछले कल के एपिसोड में कि यहाँ बहुत ज़्यादा वायलेंस होता है, तो उस वायलेंस को कैसे रोका जाए। वो डर जो है लोगों के अंदर कि हम वोट देने जाएं या ना जाएं, फेक वोटिंग जो होती थी, ठीक है, जिसको वो छापा बोलते हैं। छापा मीन्स आए और ठप्पा मारा फटाफट किसी के भी आईडीज़ के ऊपर हिसाब लेके और बोगस वोटिंग हो गई फटाफट। तो उस सब को भी कर्ब करने के लिए, रोकने के लिए सीआरपीएफ को लेकर आए। और हाँ, आप सीआरपीएफ की बात कर रहा हूँ तो एक बहुत बड़ी बात है कि सीआरपीएफ जो आई है, पूरे भारतवर्ष में जब इलेक्शन होते हैं तो नॉर्मली जो पैरामिलिट्री फोर्सेस होते हैं, सीआरपीएफ होती हैं, 3.5 लाख, 3.25 लाख निपट जाते हैं इसमें सारा इलेक्शन। लेकिन आप सोचिए कि जो विडंबना है, जो प्रॉब्लम है, कितनी बड़ी है कि एक ही स्टेट के ऊपर करीब 2.5 लाख, तो काफ़ी बड़ा नंबर है इसको रोकने के लिए। और इस साल अभी तक जो आंकड़े आए हैं, आज दिन में इलेक्शन शुरू हो गया है, अभी इंडिया में कोई टाइम कितना होगा, इंडिया में अभी टाइम होगा हमारा 4:30, ठीक है, 4:30 पौने 5 का। तो मेरे ख्याल पोलिंग बूथ बंद होने वाले होंगे अभी। तो जो आंकड़े आए हैं अब 3-4 घंटे पहले, तो एक्सपेक्टेशन है ये है कि 90% पार करेगी, 95%, 92%, सॉरी मैंने गलती कर गया, पहले 80% तक का उन्होंने दावा किया हुआ है और 90% का इस बार बोल रहे हैं कि 90+ % के ऊपर इस बार जाएगा उनका एक्सपेक्टेड जो है। SIR की वजह से बहुत कुछ चेंजेस आए हैं। जो उल्टे सीधे वोट थे, लोग जो जिंदे नहीं थे और लोग जो इलीगल थे, माइग्रेंट्स, उनके सब वोट काट दिए गए हैं, हट गए हैं। तो आपको पता ही है करीब 1.25 करोड़ के आसपास वोट घटे हैं। और वो 1.25 करोड़ वोट कहाँ जाते थे, किस तरह जाते थे, मैं उसकी एनालाइज़ नहीं करूँगा, लोगों को पता है और मुझे ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है उसमें। मैं आज सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि बीजेपी ने जो स्टांसेस लिए हैं, जो कदम उठाए हैं, उससे फ़र्क पड़ेगा इलेक्शन में। मुझे नहीं पता कि वो इलेक्शन का रिज़ल्ट क्या आएगा और मैं उस पर कुछ एनालाइज़ करना भी नहीं चाहता अभी एट द मोमेंट। आज जो रुझान आएंगे थोड़े से वोट के, लोगों से बात करने के बाद, उससे थोड़ा पता लगेगा कि हाँ किस तरफ जा रही है। क्योंकि अगला जो चरण है जो कि 29 तारीख को होगा, वो और ज़्यादा मुश्किल है। अभी जो जिन सीटों पे हो रहा है वो मेरे ख्याल से मालदा, मुर्शिदाबाद और नॉर्थ बंगाल के अपने जो वो हैं, कुछ जगह हैं, उनको छोड़ के, मतलब नॉर्थ दिनाजपुर जिसको हम उत्तर दिनाजपुर बोलते हैं, इन सब 2-4 जगह को छोड़ के
बाकी जगह आसान वाली ही थी। तो ये करीब 30 सीट जो मैं बोल रहा हूँ थोड़ी मुश्किल वाली हैं, जहाँ पे चांसेस कम है बीजेपी को। बाकी आसान कहूँ तो मतलब वहाँ पे चेंजेस होने के पूरे चांसेस हैं, वहाँ पे बदलाव दिख सकता है, वहाँ पे लोग डिफरेंट मूड से आ रहे हैं। मैं आज थोड़ा सा टीवी देख रहा था और जो मैंने देखा लोगों की जो बातचीत, वो बदलाव चाहते हैं। अब बदलाव तो बहुत कुछ हो सकता है, छोटी छोटी कुछ पार्टियाँ इक्की दुक्की उठ के आई हैं। उसमें से एक है, क्या नाम उनका, अर्घा समथिंग करके कुछ नाम है, उन्होंने एक नई पार्टी शुरू करी है, क्या बांग्ला पक्षो, मतलब द बंगाली साइड, राइट। अगर मैं दूसरी भाषा में बोलूँ कि बंगला पक्ष हिंदी में अगर कहूँ, तो उन्होंने भी एक अपना मुद्दा रखा है। और मुझे लगता है वो बिल्कुल जैसे शिवसेना के हमारे एक मित्र थे, मैं थे ही बोल रहा हूँ क्योंकि अभी वो बिल्कुल खाली हैं, तो राज ठाकरे, सही पकड़ा आपने। तो उन्होंने भी शुरू किया था कि हिंदी भाषी बाहर हो जाएं, है ना, मी मराठी करके उन्होंने एक शुरू किया था अपना। तो उसी तरह का, उसी स्टाइल में शुरू किया और उसको थोड़ा सपोर्ट मिला टीएमसी का, बट वो काम नहीं कर पाया सही तरह से बिल्कुल भी, और वो काम करेगा भी नहीं, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि देश के लोगों को इन सब चीज़ों से कुछ लेना देना है, किसी भी स्टेट के क्यों ना हो। हाँ, थोड़ी बहुत अभी है साउथ में एक दो जगह, बट वो भी ख़त्म हो रही है। जिस हिसाब से ग्लोबलाइजेशन हो रहा है, लोग एक स्टेट से दूसरे स्टेट में काम करने जा रहे हैं, तो लोगों को पता चल रहा है कि ये सब बेकार की चीज़ें हैं, इससे कोई फ़ायदा नहीं है। आज थोड़ी सी हम बात करेंगे कि ये 148 का जो आंकड़ा है, जो बीजेपी ने बोला है कि हम ले सकते हैं या मिल सकता है या मिलेगी और जीतेंगे, हम फॉर्म करेंगे अपनी, तो इस पे बीजेपी ने क्या काम किया है और कहाँ पे चूक करी है हमारे टीएमसी की तरफ से। हाँ, तो ये बांग्ला पक्ष और एक टर्म और नया शुरू हुआ वहाँ पे कि बाहिरागत, यानी कि बीजेपी जो आ रही है वो बाहर के लोग हैं, ये हमारी पार्टी नहीं है, बांग्ला भाषी नहीं है। उसके साथ साथ ये भी हुआ कि अगर बीजेपी आ गई तो मछली, माछर झोल भात ये बंद हो जाएगा। सो वो सब छोटी छोटी चीज़ें थी जिनको लोगों ने एक सिरे से नकार दिया पूरी तरह से, ठीक है। और ये सब काम नहीं कर पाई जो उन्होंने किया था। और बीजेपी जो कि पहले डिफेंसिव खेलती थी, वो एक ऑफेंसिव स्टांस में आके काम कर रही है बड़े ज़ोर शोर से। और जो टीएमसी, मैं ये नहीं कहूँगा कि टीएमसी ऑफेंसिव से डिफेंसिव में आ गई है, पर हाँ, टीएमसी के पास ऑफेंसिव वाला जो स्टांस था वो तो उनका डेफिनेटली ढीला पड़ गया है, स्लो हो गया है। उसके पीछे वजह है कि उनके अपने जो नेता हैं, काफ़ी सारे उनके साथ घोटालों में नाम है। जो उनके घोटालों के सब कागजात हैं उसको आईपैक के ऑफिस से वो लेकर जा रहे थे, और आईपैक कंपनी जो उन्होंने प्राइवेटली हायर करी थी, तो ममता दीदी वहाँ पे डायरेक्ट पहुँच गई, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस को साथ में लेकर, और किस किस तरह से, और वो केस चल रहा है। और उस केस का सबसे बड़ा ये है कि परसों सुप्रीम कोर्ट ने इनको फटकार मारी है अच्छी खासी। तो ये सब चीज़ें जो एक दिन पहले, 2 दिन पहले, 24 घंटे 48 घंटे पहले जो हो रही हैं, इससे भी काफ़ी नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा, धक्का पड़ेगा टीएमसी के वोट बैंक के ऊपर। लोग जो आधे मन से बैठे थे कि दीदी की तरफ जाएं या मोदी जी की तरफ जाएं, मतलब बीजेपी की तरफ जाएं, उनको अपना मन बनाने में कुछ तो हेल्प मिली। कुछ दिन पहले ही जो 7 जजेस मालदा में जा रहे थे और उनको घेराव किया, उनके ऊपर जो एक अटैक हुआ और वहाँ से निकलने में 8-10 घंटे लग गए। सुप्रीम कोर्ट के हमारे जो जज हैं उन्होंने बोला कि मैं रात 12 बजे तक बैठ के डायरेक्टली मॉनिटर करता रहा सारी कहानी को, और उनको डायरेक्टली बोलना पड़ा कि इनको सेफ्टी दो सारी। तो इसीलिए कोलकाता हाई कोर्ट ने भी इनको फटकार लगाई है। तो ये सब चीज़ें जो हैं काफ़ी इम्पैक्ट करेंगी, काफ़ी फ़र्क डालेंगी टीएमसी के ऊपर। टीएमसी का जो एक वोट बैंक बढ़ा, जिसको कि उन्होंने धर्म के ऊपर से कर रखा था, या फिर जो इलीगल इन्फिल्ट्रेशन हो रही थी जिसको उनकी तरफ से बढ़ावा मिला हुआ था, उसको तो हमारे रिसेंटली मतलब एसआईआर के थ्रू काफ़ी कुछ फेक वोटर्स का जो हिसाब किताब है वो ऑलमोस्ट ख़त्म कर दिया गया है। उसका जो मार्जिन है, काफ़ी जो परसेंटेज है, उसकी वजह से
बहुत फ़र्क पड़ेगा। मैं इसके ऊपर ज़्यादा नहीं जाऊँगा क्योंकि इलेक्शन के रिज़ल्ट अभी आएंगे तो हमें पता चलेगा। रिज़ल्ट्स किस तरफ आएंगे किस तरफ नहीं, इस पे भी मैं पहले भी कह चुका हूँ, बात नहीं करूँगा। हाँ, कांटे का टक्कर है बहुत और अच्छा लग रहा है। वी ऑल आर एन्जॉइंग इट प्रॉब्ली, राइट। और धड़कनें भी बढ़ी हुई हैं कि क्या होगा। बंगाल का भविष्य जो है शायद किसी भी इलेक्शन में इतना इफ़ेक्ट नहीं हुआ था जो इस बार होगा। सो फार बंगाल इज़ गोइंग थ्रू ए वेरी बैड फेज। एक स्टेट जो कि इंडस्ट्रियलाइज स्टेट था, वो किस तरह से राज करने वाली पार्टियों ने खुद ही ख़त्म किया। तो ये जो मानसिकता है, इस मानसिकता से बंगाल को मुक्ति मिलनी चाहिए। ज़रूरी नहीं कि ये बीजेपी आके मुक्ति दिलाए या कोई, लेकिन इस मुक्ति को मिलना बहुत, इससे मुक्ति मिलना बहुत ज़रूरी है। जब इस चीज़ों को आप देखेंगे तो आपको खुद ही लगेगा कि हाँ, कुछ तो होना चाहिए इधर। और वो बंगाल के लोगों ने भी रियलाइज़ करना शुरू किया है। जो लोग बाहर जाके काम कर रहे हैं, यंगस्टर्स, उनको इस चीज़ का भली भांति से पता लग गया है कि दूसरे स्टेट में क्या चल रहा है और हमारे स्टेट में क्या चल रहा है और क्यों करके हमें इधर उधर भागना पड़ रहा है। आप एक चीज़ और देखें कि सिर्फ ये ऐसा नहीं कि बंगाल से जो बाहर आ रहे हैं वो सिर्फ पढ़े लिखे लोग आ रहे हैं। बंगाल अभी पूरे भारतवर्ष का एक तरह से कह लो कि लेबर क्लास भी सप्लाई करने का एक बड़ा हब बन गया है। तो बंगाली मज़दूर यानी कि वर्कर जो लोग हैं, वो दूसरे स्टेट में जाके बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं। मैं खुद जब भी बाहर जाता हूँ तो मैं दिल्ली में बॉर्न बॉट अप हूँ, तो मुझे पता है कि दिल्ली और दिल्ली के आसपास क्या हालत हुई पड़ी है। एक ज़माने में था कि आपको लोकल काम करने वाले मिलते थे, और या आसपास के स्टेट से, राजस्थान से बहुत आते थे, हरियाणा से बहुत आते थे, उत्तर प्रदेश से काफ़ी आते थे। बिहार तो हमेशा ही सप्लाई चेन का एक हिस्सा रहा है, ठीक है। दूसरे स्टेट से भी आते थे, साउथ के स्टेट से भी लोग आते थे काम करने के लिए। लेकिन अभी बंगाल से जो स्पेशली जो दिहाड़ी पे काम करने वाले लोग जो हैं, ठीक है, या डोमेस्टिक हेल्प वाले जो लोग हैं, वो बंगाल से भर भर के आ रहे हैं। और मुझे नहीं पता कि वो सही में बंगाल के ही हैं या फिर अभी SIR की वजह से वो कम हो गए हैं। तो वो जब वो लोग रह रहे हैं उनको पता होगा। आप लोग अपना कमेंट्स में लिख सकते हैं कि हाँ, कुछ कम हुए या ज़्यादा हुए, तो इससे पता लग जाएगा। बंगाल के इलेक्शन में जो एक फैक्टर है बहुत बड़ा, जो मुद्दे का विषय बना है हमेशा, और वो है वहाँ पे वायलेंस का। तो इस साल भी इतनी सिक्योरिटी देने के बाद भी घटनाएं घटी हैं। बहुत बड़ी तो नहीं, लेकिन मीडियम साइज़ में कहूँगा, छुटपुट नहीं कहूँगा। उसमें 5 घटनाएं बड़ी वो हुई हैं। एक तो साउथ दिनाजपुर में हुई है, जो पहले भी मैंने बताया कि होने के चांसेस वहाँ रहती हैं। मुर्शिदाबाद में तो एक ठीक ठाक घटना हो गई है। और कूच बिहार में हुआ, आसनसोल में हुआ है, सिलीगुड़ी, जहाँ पे मुझे उम्मीद नहीं थी, क्योंकि दार्जिलिंग, सिलीगुड़ी, नॉर्थ बंगाल का वो जो एरिया है, वहाँ पे मुझे उम्मीद नहीं थी, लेकिन वहाँ भी घटना घटी है। अब थोड़ा सा टच करता हूँ कि ये 294 सीट जो वहाँ जहाँ जिसके लिए हो रहा है, और उसमें 148 सीट्स जो चाहिए एक मेजॉरिटी के लिए, उसमें मुद्दे कौन कौन से उठाए गए दोबारा से कवर करता हूँ। एक तो बहिरागता का मुद्दा हुआ, जो फेल हो गया, क्योंकि उसमें क्वेश्चन आ गया कि यूसुफ पठान जो कि गुजरात से हैं, शत्रुघ्न सिन्हा बिहार से हैं ओरिजिनली लेकिन बॉम्बे में रहे हैं हमेशा, कीर्ति आज़ाद वो भी बिहार से हैं लेकिन ज़्यादातर दिल्ली या उधर ही रहे हैं, तो ये लोग भी बहिरागत हैं। तो ये सब मुद्दा जो है आपका डिफ्यूज़ कर दिया गया है पूरा, बहिरागत और हमारा जो एक बात निकाली गई थी कि हमारे लोकल और बहिरागत की कहानी। दूसरा मुद्दा एक उठाया गया था कि अरे बीजेपी आएगी तो राममय कर देगी और मीट मछली अंडा बंद कर देगी, सब नॉनवेज बंद कर देगी, तो उसको भी डिफ्यूज़ कर दिया गया। हमारे बीजेपी के सांसद वहाँ पे पहुँचे, अनुराग ठाकुर, और उन्होंने वहाँ पे जाके माछर झोल और भात खाया, तो उस पर थोड़ा बहुत ख़ास तौर पे कांग्रेस की तरफ से हड़कंप हुआ और
उन्होंने बातें उठाई कि अरे ये तो भगवा पहन के गए हैं, गले में उन्होंने पीला वस्त्र डाला हुआ और उसके बाद बैठ के खा रहे हैं। तो भक्ति और भोजन में मैं कहता हूँ कि कुछ खास फ़र्क नहीं पड़ता। हर बंगाली मीट मछली अंडा खाता है, लेकिन बंगालियों में भक्ति कम नहीं है। आप बड़े बड़े जितने भी संत देखेंगे वो सब वहीं से निकले हैं। तो भक्ति और भोजन इन दोनों का कोई हिसाब किताब नहीं। तो मुझे लगता है वो क्वेश्चन भी डिफ्यूज़ कर दिया गया है एकदम पूरी तरह से। और इसके अलावा जो मैं इसको मजाक के हिसाब से ले रहा हूँ, हमारे जो स्टार कैंपेनर हैं बीजेपी के, नंबर 2 मोदी जी नंबर 1 है, नंबर 2 यानी कि कांग्रेस के राहुल जी, प्रिय राहुल जी, उन्होंने एक मुद्दा उठाया। उनका मैंने एक लेक्चर सुना जिसमें वो कह रहे हैं कि बीजेपी वन नेशन, वन लैंग्वेज, वन रिलीजन को लेकर खेलती है। तो समझ नहीं आई बात। अब ये आप लोग इसको एनालाइज़ करें कि हाँ, देश की पार्टी है, वन नेशन को लेके बात करेगी, नेशनल लैंग्वेज एक हिंदी है, उसको लेके बात करेगी। और आई डोंट थिंक कि बीजेपी ने कभी रिलीजन का मैटर लेके किसी दूसरे रिलीजन को या किसी को कुछ खास कभी कुछ किया है। क्योंकि रिसेंटली देखा गया है कि बीजेपी को मुस्लिम वोटर्स, स्पेशली महिलाओं ने, द वे दे हैव वोटेड टू बीजेपी, एवरीवन, उन्होंने ममता के लिए भी एक बात कही राहुल गांधी जी ने कि उन्होंने एक वर्ग के लोगों को तरफदारी करी है। अब किस वर्ग के लोगों को वो भी मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है। तो ये जो है ये तो अपने जो उनके एक टेक्निकली कांग्रेस और टीएमसी अपने आप को साझेदार बोलते हैं, तो उन्होंने अपने साझेदार यानी ममता दीदी की जो पार्टी है टीएमसी को, उसी पर चोट कर दिया है। तो जो बात दबे पाँव चल रही थी वो उन्होंने उस पर सर पर दौड़ लगवा दी है। सो इट इज़ नाउ ओपन, बिना कहे उन्होंने बता दिया आप लोगों को। तो उसमें भी फ़र्क पड़ेगा, वोट कटेंगे उनके डेफिनेटली। कांग्रेस तो शायद फिर से सिफर में ही रहेगी, ज़ीरो रहेगी आई बिलीव। 1-2 मिल गए तो उनका लक है, सीपीएम को भी 1-2 मिल गए तो उनका लक है। कुछ लोग होंगे जो डिसाइड नहीं कर पाएंगे शायद कि नहीं हम बीजेपी को नहीं दे सकते, तो वो शायद कांग्रेस को और उधर देंगे। जो टीएमसी को भी नहीं देना चाहते बट बीजेपी को नहीं पसंद करेंगे तो वो जाएंगे उधर। तो मुझे लगता है कि कांटे की टक्कर है। और अगर बीजेपी जीतती भी है या टीएमसी भी अगर जीतती है तो नंबर ऑफ़ सीट्स का जो डिफरेंस होगा वो शायद डबल डिजिट में जाना मुश्किल होगा। 5, 8, 10, ज़्यादा से ज़्यादा 12 सीट की लोगों ने रिक्वेस्ट करी कि मुझे इंग्लिश बोलनी चाहिए। सो मैं ट्राई करूँगा, कोशिश करूँगा पूरी, और पूरा हिंदी में ही बोलना मना किया कि नहीं पूरा हिंदी में मत बोलो, राइट। तो जल्द मिलते हैं। और मैंने कुछ लोगों को इनवाइट किया है यहाँ पर अपने प्लेटफॉर्म पे, तो हम लोग जल्दी मिलेंगे और उनसे बात करेंगे। और ये सभी लोग, आपको बता देता हूँ, ये सभी लोग जो हैं ये एनआरआई हैं और बंगाल से ही हैं। तो ये लोग जीवन भर जब तक भारत रहे हैं तो बंगाल में रहे हैं और उसके बाद यहाँ पर रह रहे हैं और आना जाना उनको लगा हुआ है। सो दे आर मच मोर अपडेटेड। तो शायद थोड़ा और अधिक हम लोग लाइट मतलब कर सकें, प्रकाश डाल सकें कि मामला किस तरफ जा रहा है, क्यों जा रहा है और किस लिए। तो एनालाइज करने के लिए हम लोग जल्दी आपसे कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। अजय घोष की तरफ से आपसे जल्दी मिलते हैं।